हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ लेकर के आता हूं। तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी गंधक का अम्ल, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जो हमारा सामान्य शुल्क शुष्क सेल होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है उसे वो अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी कि NH4Cl। NH4Cl जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद- एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, यानी कि जो कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी होती है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी आसुत जल। तो जो कार बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फार्मूला होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी तृतीयक सेल और ऑप्शन डी चतुर्थक सेल। तो जो शुष्क सेल होता है वो प्राथमिक सेल होता है। सेल जो है हमारे मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार चार्ज रहते हैं, उसके बाद में हम उनको यूज प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा उनका निरावेशन हो जाता है तो उन्हें फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता है। और द्वितीयक सेल वे होते हैं जिनको हम एक बार उनको प्रयोग में ला दें, उनका निरावेशन हो जाए तो फिर से हम उनको आवेशित कर सकते हैं, यानी कि फिर से हम उनको चार्ज कर सकते हैं। वो हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जो शुष्क सेल होता है उसको हम केवल एक बार प्रयोग में ला सकते हैं, इसीलिए वो हमारा प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गैल्वनाइजेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी आयनन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे जो है गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको जस्तीकरण या यसदलेपन भी कहते हैं, जस्तीकरण या यसदलेपन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई क्यों जाती है, जिससे कि उसको जंग आदि से सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है। ऑप्शन ए फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, ऑप्शन बी फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत अपघटन की क्रिया कहीं पर भी करवाई जाती है तो जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा होती है वो उस इलेक्ट्रोड में प्रवाहित आवेश के अनुकुलानुपाती होती है। और यह हमारा जो है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन से, ऑप्शन बी गैसों के दाब से, ऑप्शन सी विद्युत विच्छेदन से और ऑप्शन डी विद्युत प्रसार से। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। वहां पर भी हमें विद्युत अपघटन का फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम हमें दिया गया था। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन ए प्रतिरोध कम हो, ऑप्शन बी गलनांक कम हो, ऑप्शन सी विशिष्ट घनत्व कम हो और ऑप्शन डी चालकत्व कम हो। तो जो घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं उसमें फ्यूज तार प्रयोग में लाई जाती है, जिसको हम परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फ्यूज तार का काम होता है, अगर
किसी कारणवश परिपथ में या जो घर का विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये विद्युत परिपथ को बीच से ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि तोड़ने का काम करता है। तो जो फ्यूज तार का होता है उसका प्रतिरोध कम होता, सॉरी, उसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। उसका गलनांक कम होता है। जैसे ही धारा की मात्रा ज़्यादा होती है तो विद्युत धारा के रासा ऊष्मीय प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज तार जो होता है वो गल जाता है और विद्युत का विच्छेदन हो जाता है, यानी कि वहाँ से जो भी धारा होती है, धारा एक पूरे घर के सर्किट में नहीं जा पाती, यानी कि यंत्रों में नहीं जा पाती, और जो भी हमारे उपकरण होते हैं खराब होने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, ऑप्शन डी न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। तो यहाँ पर जो है फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है? तो यहाँ पर जो इसका प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, लेकिन गलनांक उसका क्या होता है? निम्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जो फ्यूज तार होता है उसका प्रतिरोध तो उच्च होता है, लेकिन गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह मेंस स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यह श्रेणी क्रम में लगा होता है, यानी कि यह पहला हमारा गलत है। दूसरा, यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातु से बना होता है। तो ये सिल्वर मिश्र धातु का नहीं बना होता है, जबकि लेड और टिन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका गलनांक निम्न होता है। तो अभी हमने इसको देखा था कि हाँ, इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। और ऑप्शन डी इसका प्रतिरोध उच्च होता है, सॉरी, इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो यहाँ पर जो अति वर्ड लिखा हुआ है, जो अति वर्ड लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च तो होता है, लेकिन अति उच्च नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि जो बिजली सप्लाई में फ्यूज तार लगा होता है उसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संचरण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, ऑप्शन बी वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन सी सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, ऑप्शन डी विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो फ्यूज तार होता है उसको सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है, और जब विद्युत धारा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर जो है उसको विद्युत विच्छेदन के लिए या फिर सर्किट को ब्रेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, और ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका आंसर भी हमने आपको बता दिया है कि विद्युत का क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जब धारा का मान अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार जो है फ्यूज होकर के, यानी कि गल कर या टूट कर जो है विद्युत धारा को जो परिपथ होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। ऑप्शन ए टिन और निकिल की, ऑप्शन बी लेड और लोहे की मिश्र धातु से, ऑप्शन सी निकिल और सॉरी, यहाँ पर लकड़ी होगा, यहाँ पर होगा लकड़ी, निकिल और लकड़ी की मिश्र धातु से, ऑप्शन डी टिन और लेड की मिश्र धातु से। तो यहाँ पर जो अभी हमने इस वाले क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताया था कि जो ये फ्यूज तार होती है टिन और लेड से बनी होती है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मिश्र सॉरी जो फ्यूज तार होती है वो टिन और लेड की मिश्र धातु से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी लेड, और ऑप्शन डी टंगस्टन। तो जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतीक डब्लू होता है, इसका प्रतीक डब्लू होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि, ऑप्शन ए बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, ऑप्शन बी बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है,
ऑप्शन सी, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है। ऑप्शन डी, बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। तो जो बल्ब होते हैं उसमें नॉर्मली निर्वात होता है, उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होती है, और जब बल्ब को फूटता है तो उसके अंदर जो है वायु तेजी से प्रवेश करती है, जिसके कारण बल्ब को तोड़ने पे आवाज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसी कारण बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है। ऑप्शन बी, बोल्टता की घट बढ़ का उस पर असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी, उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो जो बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं उसका कारण यही होता है कि ट्यूब में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विद्युत ऊर्जा होती है इसमें पूर्णतः प्रकाश ऊर्जा में लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब के तंत्र के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका ऑप्शन ए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी, उच्च निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है। और ऑप्शन डी, उच्च गलनांक होता है। तो जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन तंतु का निर्माण किया जाता है उसका गलनांक उच्च होता है क्योंकि बल्ब का टेम्परेचर, जब बल्ब जो है प्रकाशित होता है तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर लगभग 3200 से 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 3200 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी वो नहीं गलता है, यानी कि उसका गलनांक जो है उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए विभवांतर की, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति की, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा की, और ऑप्शन डी विद्युत विभव की। जो किलोवाट घंटा होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी ओम, और ऑप्शन डी एम्पियर। जो बिजली की खपत का बिल होता है, यानी कि जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं, वो किस चीज़ को मापते हैं? तो वाट को मापते हैं। वाट को मापते हैं और उसी के हिसाब से जो है हमारा बिजली का बिल आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि जो देखो जो नाइक्रोम का तार होता है वो नॉर्मली हीट वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्यों वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए, इसके तार खींचे जा सकते हैं। तो तार तो बहुत सी धातुओं के खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन बी है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। और ऑप्शन सी, लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त बी और सी दोनों के कारण। तो विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ये सही बात है। लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि बी और सी दोनों के कारण से जो है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें विद्युत जो होती है वो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।